नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं नरेश भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने एक नई क्लास लेकर उपस्थित हूँ। तो पिछली दो क्लासों में हम स्वर की जानकारी प्राप्त कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने स्वरों का वर्गीकरण शुरू किया था। 3 प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण हम कर चुके हैं। पहला था स्वर के 2 भेद थे, मूल स्वर और संधि स्वर। उसके बाद उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 भेद किए थे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीसरा वर्गीकरण था ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार का था, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब चौथा वर्गीकरण है मुखाकृति जिह्वा या जिह्वाकृति के आधार पर स्वर के भेद। मुखाकृति, मुख प्लस आकृति। देखिए, मुखाकृति मीनिंग मुख प्लस आकृति। मुखाकृति के आधार पर या जिह्वाकृति के आधार पर। मुख आकृति, मुख की आकृति या जीवाकृति, जीभ की आकृति। मुख की आकृति या जीभ की आकृति के आधार पर है। संधि विच्छेद करेंगे, मुख प्लस आकृति। ए प्लस आ को आ होगा मुखाकृति, दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार जिह्वा प्लस आकृति है, इसमें आ प्लस आ को आ होगा, ये भी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। मुख की आकृति या जीभ की आकृति के आधार पर क्या है, ये भेद है। तो देखिए, मुख की आकृति, जीभ की आकृति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं, 3 भागों में बांट दिया, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब होता है अगला भाग, जीभ का अगला भाग, मध्य जीभ का मध्य बिचला भाग और पश्च जीभ का पीछे वाला भाग। तो इस आधार पर 3 भागों में बांट दिया। तो पहला हमारा अग्र स्वर। देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, जो ध्वनियां जीभ के अगले भाग से बोली जाती हैं, जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अग्र स्वर। और वो ध्वनियां कौन सी होती हैं, ई ए ऐ। जीभ का अगले भाग, मुख बहुत ज्यादा खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप चारों का उच्चारण करके देखो, ई ए ऐ। मुख का बिल्कुल बीच में से थोड़ा मध्य भाग से थोड़ा मुंह खोलना पड़ता है। तो ये जीभ को जो आगे से बोली जाएंगे उनमें मुख कम खोलना पड़ेगा, जो पीछे से जिनकी ध्वनि आएगी, साउंड आएगी, उनमें मुख ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो ये 4 ध्वनियां अग्र मानी जाती हैं। इन चारों का जीभ के अगले भाग से क्या होता है, उच्चारण होता है। जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, ई ए ऐ। दूसरा है मध्य स्वर। मध्य यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और मध्य ध्वनि क्या है, ए ध्वनि को ही मध्य स्वर कहते हैं, ए का ही मध्य स्वर, या इसका एक नाम क्या मानते हैं, केंद्रीय स्वर भी बोल देते हैं। तत्सम संस्कृत में इसका नाम प्रयोग होता है केंद्रीय स्वर। कई बार ये केंद्रीय स्वर दे दिया, ये कंफ्यूज हो जाओ, ये कहाँ से आ गया, जीभ के केंद्र से बोला जाता है, इसलिए इसका नाम केंद्रीय स्वर या मध्य भाग से बोला जाता है, मध्य स्वर है। केवल ए ध्वनि ही जीभ के मध्य से बोली जाती है। नंबर 3 है पश्च स्वर। पश्च स्वर, इसके अंदर जो जीभ के पिछले भाग से उच्चारण होता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ। ये 5 ध्वनियां क्या हमारी पश्च स्वर हैं। 4 क्या है हमारी, 4 ध्वनियां अग्र स्वर हैं, 1 मध्य स्वर है और 5 ध्वनियां कौन सी हैं, पश्च स्वर हैं। कुल कितनी ध्वनियों का वर्गीकरण है, 10 ध्वनियों का। इस चीज को आप समझे, केवल कितनी ध्वनियां इसके अंदर, 10 हैं। किसका, इसमें किसका वर्गीकरण नहीं किया गया, कौन सा स्वर नहीं है, री को स्वर नहीं माना जाता इस आधार पर। पहले तो इस चीज को समझे, मुख की आकृति पर 3 भेद हो गए। अगर ई ए ऐ, ये 4 ध्वनियां जीभ के अगले भाग से बोली जाती हैं। ए ध्वनि जीभ के मध्य से बोली जाती है। पस, ये 5 ध्वनियां आ, उ, ओ, औ, ये 5 ध्वनियां जीभ के पिछले भाग से बोली जाती हैं। देखिए, ये जीभ के जो आगे से बोली जाती हैं, जो जीभ के पिछले से बोली जाती हैं। अब पेपर में आपसे ये पूछेगा, ए, ई, ओ, ए, इनमें से अग्र ध्वनि का चयन कीजिए, इसमें से पश्च ध्वनि का चयन कीजिए, इनमें से मध्य स्वर कौन सा है, किस ध्वनि का उच्चारण। एक तो ये बोलिए मध्य स्वर का चयन कीजिए, ऐसे पूछे कौन सी ध्वनि जीभ के मध्य भाग से बोली जाती है, कौन सी ध्वनि जीभ के पिछले भाग से बोली जाती है, कौन सी ध्वनि जीभ के अगले भाग से बोली जाती है। और आपको इताबी 4 ध्वनियां, कितना वर्गीकरण किया हमने इसमें, 10 ध्वनियां। किसको स्वर नहीं माना गया, री को। री को क्या नहीं माना जाता, स्वर नहीं माना जाता। मूल स्वर और संधि स्वर में हमने क्या किया था,
मूल स्वर कितने थे 4, संधि स्वर कितने थे 7, कितने स्वर हो गए 11। मूल स्वर 4 थे, संधि स्वर कितने थे 7 से 11। उसके बाद स्वर के हमने हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव स्वर 4 थे, दीर्घ स्वर क्या थे 7 थे, और इन 11 स्वरों में से किसी का उच्चारण 3 गुना बढ़ जाएगा तो ध्वनि क्या बन जाएगी प्लुत। इस आधार पर स्वर भी कितने किए 11। अब दो वर्गीकरण जो हमने बाद में किए हैं ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर कौन कौन से थे उ ओ औ। वर्गीकरण में ये स्वर भी कितने हैं 4। और अवृत्ताकार कौन से बच गए ए आ ई ए ऐ। ये स्वर कितने हैं 6। ये स्वर भी कितने हो गए 10। अब ये समझने के बाद कितने स्वर हैं ये 10। जो हमने अब तीसरा वर्गीकरण किया अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर मुखाकृति के आधार पर। इस आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण देखिए कौन से हो गए। जो 3 वर्गीकरण अग्र ध्वनियां कौन सी हैं मध्य ध्वनि और पश्च ध्वनि। ई ए ये 4 ध्वनियां क्या हैं अग्र, ए मध्य ध्वनि है, आ उ ओ औ। ये ध्वनियां कितनी हैं 5। इस आधार पर भी स्वर कितने हैं 10। अब समझने की बात है इसके अंदर यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं 11। स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के भेद कितने हैं 3, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। स्वर के मुख्य उच्चारण के आधार पर पूछे, उच्चारण मात्रा के आधार पर 3 भेद हैं, मुख्य भेद पूछे तो 2। ठीक है। मूल स्वर कितने हैं 4, संधि स्वर कितने होते हैं 7, कुल कितने स्वर हैं 11। लेकिन अब ये पूछे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं 2, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, और स्वर कितने हैं 10। वैसे तो स्वर कितने थे 11। या मुखाकृति जीवाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं 3, अग्र मध्य पश्च, और स्वर कितने हैं 10। इन दोनों वर्गीकरणों में किसको स्वर नहीं माना गया री को स्वर नहीं माना गया। ये री को क्या नहीं मानता स्वर। क्यों नहीं मानता, जो ये री है इस री और इसके उच्चारण में कोई अंतर ही नहीं है। री और री जब ये इसका काम कर रहा है तो इसी की ये व्याकरणकार क्या कहते हैं ये री का उच्चारण का काम कर रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इस री का प्रयोग केवल और केवल तत्सम शब्दों में होता है। ये भी चीज ध्यान रखें। जैसे री से ऋण, री से ऋषि, री से ऋचा, री से ऋतु। ये 4 शब्द आपके सामने लिखे हैं। ये वो शब्द हैं तत्सम शब्द हैं, यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए। आधुनिक नया इस री से कोई शब्द नहीं बनता हिंदी का। जो तद्भव शब्द बनाए गए हैं इस री से नहीं बनता वो कोई भी। जैसे हम नाम लिखते हैं ना किसी का, अब ये ऋचा वेद की जो श्लोक उनको ऋचा कहते हैं, लेकिन अब नाम ऋचा लिखते हैं तो ऋचा ऐसे लिखते हैं। ऋतु 6 ऋतुएं होती हैं लेकिन ऋतु नाम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, इस री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों के अंदर ही होता है। आधुनिक हिंदी का कोई भी तद्भव शब्द री से नहीं होता, इसका स्थान इसने ले लिया। इसलिए ये दोनों वर्गीकरण क्या नहीं मानते, री को स्वर नहीं मानते। री का प्रयोग ये पूछे किन शब्दों में होता है तत्सम में। और ये भी आप ध्यान रखें कई बार तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान पूछता है कि इनमें से तत्सम शब्द का प्रयोग कीजिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यदि री लिखने में आया है जैसे ऋतु में, या किसी री की मात्रा लगी है जैसे कृपण, री की मात्रा आई, इनका प्रयोग से युक्त शब्द आपको मिलता है तो समझो वो शब्द कौन सा होगा, तत्सम शब्द होता है। समझ गए। अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। मुखाकृति के आधार पर 3 हो गए, अग्र मध्य और पश्च। अभ्यंतर लास्ट वर्गीकरण हमारा स्वर का, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। अब देखिए प्रयत्न, प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न मीनिंग प्रयास। यह प्रयत्न वर्णों के उच्चारण करने में जो मेहनत लगती है, जो कोशिश करते हैं, उसका नाम क्या होता है प्रयत्न। और यह
प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक होता है आभ्यंतर, एक होता है बाह्य। जो अभ्यंतर अंदरूनी गतिविधियां होती हैं और बाह्य बाह्य वातावरण का भी फर्क पड़ता है, आप जानते हैं। तो ये प्रयत्न कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। तो जो हमारा वर्गीकरण है आभ्यंतर, शरीर के अंदर की क्रियाएं, उस आधार पर क्या है? स्वर के भेदों का वर्गीकरण है। क्या कहा? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद। इस आधार पर स्वर को चार भागों में बांट दिया, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। आगे अर्थ लिखा हुआ है संवृत। संवृत का अर्थ क्या होता है? संकुचित। क्या परिभाषा देंगे? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार संकुचित रहता है। क्या रहता है? संकुचित। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार संकुचित रहता है। जो हमारा जब इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं ना, मुख क्या होता है हमारा? संकुचित। ई, जैसे ई उ ऊ, ये चार ध्वनियां, मुख को बहुत अधिक नहीं खोलना पड़ता। कहने का मतलब मुख द्वार क्या होता है? ई उ। मुख केवल मध्य भाग है ना, जहाँ हमारा दोनों होठ मिलते हैं, जो बीच में से थोड़ा सा हवा वायु ध्वनि निकलने के लिए होती है, और पूरा होठ क्या होते हैं? मिले हुए होते हैं। उच्चारण करके देखें, ई उ। तो इसमें पूरा मुख खोलना ही नहीं पड़ता। तो इसमें मुख द्वार संकुचित यानी कि तंग। संकुचित का एक अर्थ क्या है सामान्य भाषा में? तंग, या हम सामान्य भाषा में बोलते हैं भीड़ा मुंह। जैसे तंग मुंह की बोतल होती है, जैसे उसको क्या बोलते हैं? तो जिनके उच्चारण में हमारा मुख द्वार क्या रहता है? संकुचित रहता है। ऐसी संकुचित रहता है, उन ध्वनियों को हम संवृत स्वर कहते हैं। ये चार ध्वनियां ई उ, ये चार ध्वनियां हमारी क्या हैं? संवृत हैं। नंबर दो, अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का मतलब अर्धसंकुचित। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार अर्धसंकुचित रहता है, अर्ध तंग रहता, आधा तंग रहता है, यानी कि इसकी अपेक्षा, संवृत की अपेक्षा अर्धसंवृत में मुख क्या करेगा? थोड़ा अधिक खुलता है। तो वह ध्वनियां कौन सी हैं? ए और ओ। उच्चारण करो, देखो ई में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ए, इसकी अपेक्षा ई की अपेक्षा ऊ कि ए और ओ में क्या होता है? थोड़ा अधिक मुख खोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ए और ओ, ये दो ध्वनियां क्या हमारी? अर्धसंवृत है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार संकुचित रहता है, तंग रहता है, वो संवृत होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार अर्ध संकुचित रहता है, यानी कि आधा तंग रहता है, इसकी अपेक्षा थोड़ा अधिक खुलता है, उसको क्या कहते हैं? अर्धसंवृत। ए और ओ, ये दो ध्वनियां क्या हैं? अर्धसंवृत। विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, इनके उच्चारण में ये ध्वनियां ए और आ, ए और आ के उच्चारण में मुख पूरा खोलना पड़ता है। ए आ सबसे विवृत ध्वनि पूछे, यानी कि कौन सी होगी? आ ध्वनि सबसे विवृत है, सबसे अधिक मुख इसके उच्चारण में खोलना पड़ता है। यह पूछा जाए किस ध्वनि के उच्चारण में सबसे अधिक मुख खोलना पड़ता है, तो कौन सी ध्वनि है? आ। विवृत ए में भी मुंह खोलना पड़ता है, आ में भी, लेकिन आ में ए की अपेक्षा भी अधिक खोलना पड़ता है। तो आ ध्वनि क्या है? विवृत है। अर्धविवृत यानी कि खुला, संकुचित, आधा संकुचित, पूरा खुला, आधा खुला। विवृत क्या होता है? खुला हुआ, और अर्धविवृत क्या होगा? आधा हुआ, खुला हुआ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, यानी कि इसकी अपेक्षा आधा, वो ध्वनियां क्या हैं? ऐ और औ। ये दो ध्वनियां क्या हमारी? अर्धविवृत ध्वनियां मानी जाती हैं। इनको क्या कहेंगे? अर्धविवृत। अब देखिए इसके अंदर भी ई बिल्कुल कम मुंह खोलना पड़ेगा, ई, लेकिन इनकी अपेक्षा ए ओ में थोड़ा अधिक। लेकिन ए की अपेक्षा ए और ऐ के उच्चारण में अंतर करके देखें, ए ऐ, ओ औ, ए ऐ की अपेक्षा ओ औ में थोड़ा अधिक मुंह खोलना पड़ता है। ए और आ में पूरा मुंह खोलने की आवश्यकता होती है, और आ मैंने आपको बताया क्या होता है? सबसे विवृत ध्वनि आ मानी जाती है इनके अंदर। इसी प्रकार इसमें से आपसे जो ध्वनियां लिखी हैं, इन ध्वनियों में से आपसे पूछेगा, एक देखिए, एक देखिए संवृत ई, ए औ, ये चार ध्वनियां हैं। इनमें से संवृत ध्वनि कौन सी है?
अर्धसंवृत कौन सी है, विवृत कौन सी है, अर्धविवृत कौन सी है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा, किस ध्वनि के उच्चारण में सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है, कौन सी होगी, वो विवृत होगी। तो आंसर क्या होगा इसमें से आ, ए। यदि आ होता तो क्या होता, आ। किस ध्वनि के उच्चारण में सबसे कम मुंह खोलना पड़ेगा, इनमें से सबसे कम किस में खोलना पड़ेगा, ई में खोलना पड़ेगा। ई ध्वनि क्या है, समृत है। समृत में सबसे कम खोलना पड़ता है, विवृत में सबसे अधिक मुंह खोलना पड़ता है। इस तरीके से इसमें से आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसके अंदर भी हम इसी प्रकार ई उ, ये चार ध्वनियां कौन सी हैं, ये कितनी ध्वनियां होगी, चार। ए और ओ दो ध्वनियां, ये दो, ये और चार ये। इस आधार पर भी कितनी ध्वनियां होगी, 10। कितने स्वर हो गए। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो कितने, स्वर के भेद पूछे तो क्या हो गए, 4। समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। और स्वर कितने हो गए, 10। इसमें भी किसको स्वर नहीं माना जाता, री को। ये व्याकरणकार भी री को स्वर नहीं मानता, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था री का प्रयोग केवल और केवल तत्सम शब्दों में होता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, किस ध्वनि को स्वर नहीं माना जाता, 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या आंसर देंगे, री। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी ये 4 भेद हो गए। अब पेपर में पूछेगा समृद्ध ध्वनि का चयन कीजिए, अर्धसमृद्ध ध्वनि का चयन कीजिए, विपरीत ध्वनि कौन सी है, अर्धविपरीत ध्वनि का चयन कीजिए, कौन सी है या कौन सी नहीं है। फिर से देखिए, अर्धविपरीत ध्वनि कौन सी नहीं है, समृद्ध कौन सी नहीं है, 3 समृद्ध दे दिया, 1 अन्य दे दी। या समृद्ध कौन सी है, 3 अन्य दे दी, 1 समृद्ध दे दी। किसी भी तरीके से वो आपसे क्या पूछ सकता है। इस आधार पर भी स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के 4 भेद हैं, और स्वर कितने हैं, 10। अब देखिए सभी वर्गीकरणों को फिर से देखिए। ये पूछेगा आपसे स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, 11। और स्वर के भेद पूछे तो स्वर के भेद कितने हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये सबसे पहले हमने यही बताना है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर के मात्रा के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और स्वर पूछे तो कितने हैं, 11। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्य भेद पूछ लेता, कई बार मुख्य स्वर जोड़ता, तो 2 ही बताने हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें स्वर के कितने बताने हैं, 11, और भेद हो गए 3। उसके बाद जो वर्गीकरण है, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जीवाकृति के आधार पर, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने हैं नाम लेकर पूछता। तो अब स्वर हमने चारों वर्गीकरणों में कितने बताने हैं, 10 स्वर बताने हैं। इन चारों में री को स्वर नहीं माना जाता है। स्वर के भेद ये पूछे, स्वर के ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 2, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। स्वर कितने हैं, 10। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और स्वर कितने हैं, 10। जीवाकृति के आधार पर अलग से पूछ लेता है, दोनों वर्गीकरण एक ही होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 3, अग्र, मध्य और पश्च। स्वर कितने हैं, 10। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 4, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। और स्वर कितने हैं, 10। तो ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण था। और पहला वर्गीकरण हमने स्वर का किया था। स्वर 2 प्रकार के हैं, बनावट के आधार पर, रचना शब्द उनकी रचना के आधार पर पूछे कितने प्रकार के थे, 2 थे। तो मूल स्वर, 4 मूल स्वर थे, और 7 हमारे क्या थे, संधि स्वर थे। तो ये स्वरों का हमारा वर्गीकरण क्या होगा, यहाँ तक कंप्लीट होगा।